आज देखने वाले हैं ऐतिहासिक खेळण्याचे जतन। इतिहास को सुरक्षित कैसे रखा जाए। हम्म, बराबर। इतिहास के अंदर बोलते हैं कि इतनी सारी मेहनत की है, उसकी जानकारी को संग्रह किया गया है, जिसकी अथक परिश्रम से बोलते हैं कि इतिहास के जो साधन है और साधन के आधार पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। वो ग्रंथ क्या कर रहे हैं, जो भी इतिहास की जानकारी है वो उन्होंने लिख के रखी। इसका बचाने का काम, संवर्धन करने का काम और जतन करने का काम हमारे पे जिम्मेदारी है। तो इसके बहुत सारे दस्तावेज है, ग्रंथ है, पुराने जमाने की वस्तु है। वो उसको आज लाइब्रेरी में या मतलब संग्रहालय में जमा करते हैं। अभिलेखगार है या ग्रंथालय बनाए जाते हैं। उन लोग चेक करते हैं कि ये जो किताबें लिखी गई है वो सही है कि नहीं है। ऐसा कुछ भी लिख के नहीं दे सकते। तो उसको शास्त्रों को शुद्ध माहिती देनी पड़ती है और समय समय के ऊपर उसकी चेक करके प्रसिद्धि प्रकाशन करते हैं। प्रकाशन मतलब पब्लिश करते हैं। तो ऐसे जो भी हाँ, दस्तावेज है या कोई पुरानी वस्तु है, प्रकाशित ऐसे ही नहीं की जाती। जब तक वो ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं होता तब तक वो प्रकाशन नहीं कर सकते। तो जो भी संग्रहालय है या अभिलेख राग है, वो उसका जतन करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। मतलब बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाया के रखी गई है। अपने ही देश में नहीं, दुनिया के सभी देशों के अंदर है। संशोधक लोग ने जो जानकारी इकट्ठा की है, उसके दस्तावेज और पूरा वस्तु है, उसको आवश्यकता के हिसाब से उसको ग्रंथ के अंदर लिख के बराबर व्यवस्थापन किया गया है। तो इतिहास के क्या साधन है, उसको क्या किस तरह से जतन कर सकते हैं। तो इतिहास के जो भी साधन है, उसकी सबसे पहले नोंद रखनी पड़ेगी, मतलब सूची तैयार करनी पड़ेगी। कौन सी जानकारी है, हस्तलिखित कितनी है, जूने ग्रंथ कितने हैं, पुरानी वस्तु कितनी है, उसके भौतिक साधन क्या है। उसको ठीक तरह से रखने के लिए उसकी साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, काळजी रखनी पड़ेगी। फिर प्रदर्शन के रूप में रखा हाँ, जाएगा। आज का तो कंप्यूटर का जमाना है, इसलिए पूरी डिटेल उनके कंप्यूटर में आ जाती है कि भाई कौन सी किताब है, कहाँ पे रखी है, किस अवस्था में है, और उसकी सॉफ्ट कॉपी मतलब इंटरनेट पे भी देखने को मिल सकती है। तो ये सब काम के लिए अलग अलग विषय के हिसाब से उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इसको प्रॉपर योग्य शिक्षण देना पड़ता है और उसकी कृति तैयार होती है। तो पहला साधन है मौखिक साधन। मौखिक साधन में पहले के जमाने में गीत गाए जाते थे, पवाड़े थे। ये सब मौखिक रूप में याद करते थे। ये पहला वर्गीकरण थे। तो इनका विश्लेषण किया जाता है और उसको बाद में मौखिक को आजकल किताब में लिख के साहित्य को प्रकाशित किया जाता है। इसमें समाज शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र, मिथके या भाषा शास्त्र, ग्रंथालय व्यवस्थापन, इतिहास और इतिहास की संशोधन पद्धति और संशोधन के ऊपर लेखन, इस सब चीज के लिए तुमको प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। ये पहले मौखिक साधन के रूप में लोग पहले याद रखते थे। दूसरा है लिखित साधन, मतलब लिख के करने का, राइटिंग में। तो पहले के जमाने में पेपर तो था नहीं, तो ताम्रपत्र थे। ताम्रपत्र धातु की पत्री रहती है, उसके ऊपर लिखा जाता था। दरबार में यूज करते थे राजा महाराजा लोग, खाकसी पत्र के रूप में इसका उपयोग करते थे। इनमें राजा महाराजा की रोज जीवन की दैनी लिखा जाता था। ऐतिहासिक ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ चित्र के रूप में, छाया चित्र, मतलब पुराने ग्रंथ है, देखने को मिल सकता है। इनको समय समय पे इनका संकलन और संपादन किया जाए, चेक किया जा रहा है। इसकी साफ सफाई प्रक्रिया करने के लिए ऐसा नहीं कि झाड़ू पोछा लेके साफ कर दे, वहां पे रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। उनके जो मूल जानकारी है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसे दस्तावेज बल्कि ऐतिहासिक बहुत ही उसकी मूल्य रहती है, कीमत रहती है। फिर निवड़क करने के बाद उनका दस्तावेज का प्रदर्शन किया जाता है। ये जो भी साहित्य है या संशोधन है, उसका आखिर में निष्कर्षण करके, चेक करके बाद में उसको प्रकाशित किया जाता है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, अलग अलग भाषा है, ब्राह्मी भाषा, मोदी भाषा, पर्शियन पर्शियन भाषा, ऐसी बहुत सारी लिपि में इनका विकास किया गया। मतलब ये पुस्तकें अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है। समाज की रचना, हाँ, की परंपरा, साहित्य, संस्कृति, राजा की राज्य सत्ता क्या थी, शासन व्यवस्था क्या थी, उसकी पूरी प्राथमिक जानकारी उसमें से देखने को मिली।
उस जमाने में किस प्रकार की चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला विकास हुआ था उसके बारे में भी जानकारी। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पुस्तक मिला है वो सही है? तो कागज का प्रकार, उसकी शाही, उसका रंग कितना पुराना है, उसके ज्ञान के आधार पर हम बता सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से वो पुरानी बुक है कि नहीं है, और कितनी पुरानी है उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेखन के लिए पहले के जमाने में दगड़ पत्थर के ऊपर भी लिखते थे, धातु के ऊपर में भी लिखते थे। आजकल इंटरनेट का जमाना है तो ऑनलाइन डिजिटल भी है। ये दस्तावेज की जो भी सफाई हम्म। है या संवर्धन है और रासायनिक प्रक्रिया रूप के उसको संग्रह किया जाता है। ये संग्रहालय में बोलते हैं कि प्रदर्शन प्रॉपर व्यवस्था रहते हैं। आजकल माहिती तंत्रज्ञान मतलब इंटरनेट का यूज किया जा रहा है, कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, और इस संशोधन पे लिखा जाता है। तो पहला मौखिक, दूसरा लेखिक, अभी तीसरा देते हैं भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन मतलब वो चीज वहां पे सामने होनी चाहिए हाथ में। तो इसका संकलन कालखंड के आधार पर रहेगा, मतलब बहुत पुरानी है, अर्वाचीन युग की है, आज के जमाने की है, या कितने साल पुरानी है उसके आधार पर रखा जाता है। मैंने जैसे पहले बताया, इसमें रासायनिक प्रक्रिया करके उसका साफ सफाई की जाती है। इसकी प्रतिकृति एकदम ओरिजिनल रखी जाएगी, पुराने के जैसी। उसके ऊपर संशोधन किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर लेखन किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि राजा महाराजा के बारे में इसमें वनस्पति, प्राणी, ऐसे कोई भी अश्मीभूत अवशेष का भी वर्गीकरण करके किया जा सकता है। इसकी सूची तैयार की जा सकती है। फिर बाद में प्राकृतिक प्रसंग के हिसाब से उसको निर्णय करना, प्रदर्शित किया जाता है। अभी क्या क्या प्रशिक्षण देना पड़ेगा? तो उसको पढ़ने के लिए अभ्यास पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ नियम लगाने पड़ेंगे। बराबर, प्राचीन संस्कृति के साथ उसका कोई तालमेल है तो कहाँ से है, कौन से देश से है, कितने सालों से है, वो सब जानना पड़ेगा। हम्म। कुछ कुछ जानकारी दगड़ पत्थर के ऊपर रहेगी, कोई खनिज के ऊपर, कोई धातु के ऊपर, कोई भी स्रोत से मिल सकते हैं। तो वो स्रोत सही है, पुराना है, नहीं है, उसको चेक करना पड़ेगा। पुरातत्व की सफाई करनी पड़ेगी रासायनिक प्रक्रिया से, और उसका विकास करना पड़ेगा। फिर उसका अलग अलग कला शैली के आधार पर उसका कब विकास हुआ था, कितने साल पहले विकास हुआ था, उसका वर्गीकरण करना, और उसकी प्रतिकृति बना के फिर उसका कौशल्य विकसित करने के बाद हम लोग किताब के रूप में लिख सकते हैं। ये पहला उसका जानकारी हुआ जतन करने के लिए। अभी दूसरी जानकारी है हम्म। उसके लिए संग्रहालय। संग्रहालय मतलब कहाँ रखेंगे? तो उसकी सबसे पहले शुरुआत मध्य युग के अंदर यूरोप में चालू हुई। खास करके व्यक्ति के बारे में, और श्रीमंत लोग जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने अपनी अलग अलग कला वस्तु को संग्रह करने का उनको आदत था। तो पहला संग्रहालय है लूव्र संग्रहालय, फ्रांस में। पेरिस शहर में लूव्र संग्रहालय की स्थापना हुई सन 18वीं शतक में, 1800 सेंचुरी में। बराबर, इसके हम्म। अंदर हर एक राजघराने के व्यक्ति की जानकारी रखी थी। उनकी जो वस्तु थी वो पहली बार प्रदर्शित की गई। उसमें लियोनार्डो दा विंची ने बनाई, जग प्रसिद्ध इटालियन चित्रकार थे, उन्होंने बनाई थी मोनालिसा। ये चित्र को लोगों के सामने रखा गया। लियोनार्डो दा विंची फ्रांस के 16 शतक के अंदर हो गए, और उनका संग्रह देखने को मिल गया। आज के समय में वहां पे 3,80,000 जितनी बोलते के कला वस्तुएं इस संग्रहालय में रखी गई है, जो फ्रांस में। दूसरी संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, इंग्लैंड में है। ये लंदन शहर में ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना की गई। सर जॉन स्टर्न्स ने बोलते हैं कि इस संग्रहालय के अंदर रखा गया है वस्तु इंग्लैंड के राजा बोलते के जॉर्ज ने ये चालू किया, और बहुत सारे ग्रंथ, चित्र, वनस्पति, ये सब नमूने देखने को मिलते हैं। ये प्राचीन अवशेष बोलते हैं कि ब्रिटिश संग्रहालय के अंदर अभी भी रखे गए हैं, और भारत के अलग जगह पे उसके पुरातत्व विकास में देखने को मिलते हैं। एक मिनट हाँ। हाँ। तीसरी है
नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक फ्रांस में देखा हम लोग ने, एक इंग्लैंड में देखा, और तीसरा भी अमेरिका। अमेरिका की ये स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट है, व्यवस्थापन है, नीचे प्राकृतिक संग्रहालय है इतिहास के बारे में। 1846 के अंदर ये देखो कितनी बड़ी है, बराबर। 1846 में चालू हुई थी। वनस्पति के बारे में, प्राणी के बारे में, और बहुत सारे जीवाश्म खनिज, दगड़, उनके अश्मीभूत अवशेष, मतलब कुछ भी चीज इसमें संग्रह की गई है। ऐसे बहुत सारे नमूने यहाँ पे रखे गए हैं। अपने देश में भी कई देश जगह पे है। तीसरा देखेंगे भारतीय, भारतीय संग्रहालय, मतलब भारत देश में कहाँ पे है। तो सबसे पहला है कोलकाता में चालू हुआ भारतीय संग्रहालय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1814 में चालू हुआ था। दूसरा चला हम्म। चेन्नई में 1851 में। क्वेलमेट म्यूजियम ईस्वी सन 1949 के अंदर बोलते हैं कि राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम। भारत के अंदर अलग अलग राज्य में, ऐसे तो सभी राज्य के अंदर है, बड़े बड़े संग्रहालय रखे गए हैं। रिटर्न में बुक भी है, जिसको अभिलेखगार रखा गया है या ग्रंथालय बोल सकते हैं। इसकी बहुत सारी विद्यापीठ है जिसकी माहिती देते हैं। तो अपने महाराष्ट्र राज्य के अंदर बोलते हैं कि प्रमुख जगह पे ऐसी बहुत सारी विद्यापीठ आई है, जिसमें राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय दिल्ली में है, महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ वडोदरा में है, मराठी लोग के बारे में ये, कोलकाता विद्यापीठ कोलकाता में है, बनारस हिंदू विद्यापीठ ये वाराणसी में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, और जीवाजी विद्यापीठ ग्वालियर में है। ऐसे अलग अलग ठिकाने पे, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहाँ पे ऐसे संग्रहालय नहीं बनाया। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय 1904 के अंदर मुंबई के अंदर प्रतिष्ठित नागरिक को इकट्ठा किया गया, और प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत में आए थे उनके स्मरण के रूप में, याद रूप में वस्तु संग्रहालय निर्माण किया गया। 1905 के अंदर नवंबर महीने के अंदर यह संग्रहालय का पाया चालू हुआ, और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया करके नाम से उसको रखा। 1998 के अंदर बोलते हैं इसका नाम बदल दिया गया, और उसका नाम अपने भारत देश के बहुत ही बड़े व्यक्ति है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये वस्तु संग्रहालय रखा गया। हाँ। ये संग्रहालय के अंदर इंडो ग्रैथिक शैली, मतलब भारत देश के भी और फॉरेन के भी, दोनों देशों की शैली का उपयोग करके बनाया गया डिजाइन स्टाइल है। इमारत का दर्जा ये अपनी प्राचीन प्राचीन संस्कृति को देने के लिए है। यह संग्रहालय की कला, पुरातत्व विभाग और नैसर्गिक इतिहास के 3 विभाग बनाए गए। इसमें तीनों विभाग के बारे में लगभग 50,000 से भी ज्यादा पुरानी संग्रहालय है। इससे भी ज्यादा है, ये तो कम है। हम्म। ग्रंथालय और अभिलाषा। ग्रंथालय के लिए बहुत ही ज्ञान की जरूरत है और माहिती भंडार करने की जरूरत है। इसके लिए बहुत सारे व्यवस्थापन शास्त्र की जरूरत है, तंत्रज्ञान की जरूरत है, शिक्षण की जरूरत है। हर एक विषय के बारे में निकट रूप से पूरा संबंध जानने के लिए जरूरी है। ये ग्रंथ का संकलन किया गया और पद्धति से उसका आयोजन किया गया। उसको जतन करना मतलब बचाना, संवर्धन मतलब सुरक्षित करना, अगले साल के लिए या आने वाले सालों के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही काम की नहीं। इसके लिए आजकल संगणक का प्रणाली के मतलब कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ का नाम दिया गया है, नाम के आधार पर उसको कंप्यूटर में लिस्ट बना के रखा जा रहा है। तक्षशिला विद्यापीठ ये संग्रह ईस्वी सन पूर्व 5 की शतक, मतलब आज से लगभग 1500 साल पहले बना था। मेसोपोटामियन एसेलियन सम्राट राजा अशुरबानिन पर ने ग्रंथ बनाया था। ये भी 7वीं शतक के, मतलब आज से लगभग 1300 साल पहले। इजिप्ट के अंदर मतलब अलेक्जेंड्रिया ग्रंथालय है, वो 4थे शतक में बना, मतलब आज से लगभग 1600 साल पहले बनाया गया है। तमिलनाडु के अंदर तंजावर में सरस्वती महाल ग्रंथालय, ये बोलते हैं कि 16वीं शताब्दी के अंदर बना, 16 17 शतक के अंदर बनाया गया था। 1675 के अंदर बोलते हैं कि व्यंकोजीराव भोसले ने बोलते हैं कि इनको वापिस चालू किया, तंजावर को जीत के वहां पे अपना जब स्वतंत्र राज्य बनाया तब इसकी स्थापना की थी। और उनके वंशज ने बोलते हैं कि सरस्वती महाल ग्रंथालय को और भी समृद्ध बनाने में मदद की थी। और सरफरोज भोसले ने भी बोलते हैं इसके अंदर आगे सम्मान के साथ 1918 तक बोलते हैं कि ग्रंथालय को नाम देने का किया। और यह ग्रंथालय में बोलते हैं कि 51-50 हजार बोलते हैं ग्रंथ है, इतने सारे ग्रंथ रखे गए हैं।
भारत के बहुत सारे ग्रंथालय की नोंद रखी गई है, जिसके अंदर कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली के अंदर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, हैदराबाद के अंदर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई के अंदर लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी और डेविड ससून लाइब्रेरी। ये बहुत सारी लाइब्रेरी बड़ी बड़ी है जहाँ पे ऐसे ग्रंथालय रखे गए हैं। अभिलेखगार के व्यवस्थापन की वजह से और तांत्रिक दृष्टि के हिसाब से संगणक मतलब कंप्यूटर का उपयोग करके यहाँ पे कागज के अंदर नोंद रखना मुश्किल है, इसको सुरक्षित नहीं रह सकता लंबे समय के लिए, इसलिए उसकी सूची बनाकर उपलब्ध करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। तो ये जो अभिलेखगार है, उन्होंने बताया ऐतिहासिक दृष्टि से कागज का परीक्षण किया गया और ग्रंथालय में उसको सुरक्षित रखा गया। तंत्र ज्ञान का भी आज उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले सरकारी अभिलेखगारी 1800 बजे के 91 के अंदर इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट में कलकत्ता में चालू हुई। हम्म, 1911 के अंदर ये दिल्ली में भी चालू हुई, उसकी स्थापना। 1998 के अंदर बदले के अपने देश के राष्ट्रपति के आर नारायण ने राष्ट्रीय अभिलेखगार चालू किया। भारत देश की संस्कृति 1748 से तब से कागज पत्र पे काम चालू है, क्रम वाइज उन्होंने लिखना चालू किया है। खाली हिंदी में नहीं, मराठी में नहीं, अंग्रेजी में, अरबी में, हिंदी, फारसी, संस्कृत, ऐसे बहुत सारी भाषा के अंदर इसकी नोंदनी की गई है। और हस्तलिखित रूप पे सब जगह पे ये सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है। मतलब चार प्रकार में हम लोग को किया गया है: नोंदनी की वर्गाकारी, सार्वजनिक रूप से रखना, प्राच्य विधेयक विषय, हस्तलिखित और खानगी, ये चार रूप से वहां पे संग्रह कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक राज्य की शासन पद्धति महाराष्ट्र के जैसी है। वैसे महाराष्ट्र में भी बोलते बहुत सारी जगह पे है ये अभिलेखगार रखा गया है, जिसमें मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर ये सब रखा गया है। और इसके संबंधित 5 कोटि बराबर मोदी लिपि कागज पत्र है। सोचो, मोदी भी भाषा है, बराबर। और पेशवा दफ्तर के अंदर भी पेशवा राजा थे, उनके दफ्तर में ये संग्रहित है। अ, कोश में, कोश मतलब डिक्शनरी बोल सकते हैं। कोश के अंदर अलग अलग शब्द, अलग अलग माहिती, उसका ज्ञान पद्धति सर से रखा गया है। अलग अलग ज्ञान की अलग अलग पद्धति है और उसकी सवय रखी गई है। तो ये कोश की आवश्यकता क्या जरूरत है, क्योंकि आज तो हम जानते हैं लेकिन आने वाली जनरेशन है उनको नहीं पता रहेगा। तो कोश के अंदर वाचक को प्रॉपर ज्ञान पहुंचाने के लिए उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करने का कोशिश किया जा रहा है। हर एक मुद्दे को सविस्तर रूप से लिखाया गया है, वाचक के अभ्यास के लिए प्रेरणा मिले। अभ्यासक हो या संशोधक हो, उनके लिए ज्ञान जरूरी है। तो संशोधन करने के लिए ये कोष की निर्माण करने की बहुत जरूरत थी। ये कोष बोलते कि सांस्कृतिक अवस्था को बोलते कि बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो जो प्रकार से बोलते हैं कि जरूरत पड़े उस हिसाब से कोष को बनाया जा रहा है। सभी भाषा में आजकल तो कोष अवेलेबल है, डिक्शनरी अवेलेबल है। ये कोष की जो माहिती है उसको अचूक रूप से उपयोग करने का, हर एक वस्तु के अंदर सही जानकारी देने का, और हर एक गोष्ठी को आवश्यकता के हिसाब से लिखा गया। कोष की रचना है वो आकार में उनके मतलब अलग अलग रूप से रखी गई है। वाचक को अपनी जरूरत के हिसाब से जो माहिती चाहिए वो तुरंत मिलनी चाहिए। इसके लिए वाचक को बोलते हैं कि उत्तम रूप से बोलते हैं कि सब सुविधा मिले, इसके लिए इसमें ध्यान रखा गया है। तो इसमें कोष के अलग अलग प्रकार रखे गए हैं। पहले तो कोष का वर्गीकरण मैंने 4 रूप में किया गया: शब्दकोश में, विश्वकोश में, कोष सोजर्स में और सूची के रूप में। अभी पहला देखेंगे शब्दकोश। शब्दकोश में शब्द रहेंगे, हर शब्द का अर्थ रहेगा, उसका प्रतिशब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द, पर्यायी शब्द मतलब समान अर्थ और विलोम शब्द रहेगा। शब्द के उत्पन्न कहाँ से हुई, कौन सी भाषा से आए, कहाँ संग्रह है, बराबर, उसकी परिभाषा क्या है, वो सब चीज इसके अंदर रहेगी। विश्वकोश, विश्वकोश 2 भाग में है। सर्व संग्रह मतलब दुनिया के सब जगह की जानकारी आएगी। इसमें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, महाराष्ट्र ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश ऐसे रखा गया है। ये विषय विश्वकोश बताए भारत देश की संस्कृति के ऊपर भी हो सकता है,
खाली व्यायाम के ऊपर भी हो सकता है, अपने त्योहार के ऊपर भी हो सकता है, कोई भी भाषा के ऊपर, कोई भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। कोश शब्द, एक बार एक विषय की मांडनी मतलब बनाना चालू किया तो उसके लिए तज्ञ एक्सपर्ट लोगों को रखा गया है, वो जाके ग्रंथ निर्माण करने का काम करते हैं। जैसे महाराष्ट्र जीवन के ऊपर खंड 1 और 2 लिखे गए हैं, शहर पुणे के ऊपर 2 खंड लिखे गए हैं, डायर बुक मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी कई विषय लिखे गए हैं। सूची मामई, अभी ये ग्रंथ बोलते कि आखिरी, बोलते कि जो ग्रंथ है और हर व्यक्ति के बारे में, हर विषय के बारे में, हर स्तर के बारे में, हर ग्रंथ के बारे में शब्द दिए गए। इसमें मराठी नियत कालन की बहुत ही प्रसिद्धि है। अभी ये कोश लिखने की शुरुआत, उसका इतिहास कहाँ से हुआ वो भी थोड़ा देखते हैं। तो इतिहास विषय के अंदर देखा जाए तो वस्तु को पूरा महत्व दिया जाता है, इसको समान भाग में विभाजित किया गया है। भारत के हर एक राष्ट्र में भाषा के हिसाब से अलग अलग है, उसका प्राधान्य दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है। अपने मनुष्य के जीवन के लिए, अपने स्वराष्ट्र के लिए, अपने आदर्श के लिए, अपने भाव के हर एक चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो महादेवी शास्त्री जोशी ने भारतीय संस्कृति के ऊपर कोश लिखा है, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में कैसा विकास हुआ है उसके बारे में बताया है। कोश की रचना एक प्रेरणा है जो हमें ज्ञान देने का काम, ज्ञान अर्जन करने का काम, उसके ऊपर श्रद्धा रखने का काम दिया गया है। तो ये प्रयत्न चालू है और इसके प्रतिनिधित्व करने के लिए समाज के प्रज्ञा और प्रतिभा, प्रतिज्ञा मतलब बहुत प्रतिभा वाले, मतलब बहुत फेमस लोगों को प्रतिनिधि के रूप में उसका रखा गया है ताकि कुछ भी उसमें गड़बड़ न हो। इतिहास विषय के संबंधित कोश, इतिहास का ये विषय है। कोश परंपरा बहुत समृद्ध है। शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे रघुनाथ भास्कर गोडबोले, उन्होंने 1876 में चालू की थी। भारत के प्राचीन हम्म। इतिहास की जानकारी है, इसलिए भारत वर्ष के नाम से अभी हम भारत खाली बोलते हैं, जबकि हमारा देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ के हर स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, धर्म के बारे में, देश के बारे में, राजधानी के बारे में, नदी के बारे में, पर्वत के बारे में, ऐसा कोई विषय नहीं होगा जिसके बारे में इतिहास न लिखा गया कोश के बारे में। तो ये कोश पूरी जानकारी देती है। श्रीधर वेंकटेश ने मराठी ज्ञान कोश चालू किया था, उसको 23 बुक लिखी थी, उसने 23 खंड बनाए थे खाली मराठी के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी है। बराबर, इसकी भूमिका जो है खंड के हिसाब से लिखी गई है, हर एक खंड डिटेल में बता रहा है। इसका महत्व का कोश भारतीय वर्ष की चित्र रेखा बताया, मतलब चरित्र, भारत देश का चरित्र क्या है वो बताएगा। सिद्धेश्वर शास्त्री ने बताया कि इसका चरित्र कोश की मंडना की थी और सबसे पहले भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश 1932 में चालू हुआ। बहुत पुरानी बारे में बताएगा। मध्य युग मतलब आज से 200 300 या 500 साल तक है, उसकी जानकारी 1937 में लिखना चालू हुई थी। और अर्वाचीन मतलब अभी का लेटेस्ट 1946 में चालू हुआ था। मतलब इस कोश में हम्म। हर श्रुति स्मृति, सूत्र, वेदांग, उपनिषद, पुराण, जैन, बौद्ध हम्म। और सभी धर्म के लोगों की माहिती इसमें देखने को मिलती है। हम्म। तो थर्ड कोश इतिहास की अभ्यास के लिए, स्थान के लिए, हमारे जो महानुभाव है मुनि वेद व्यास, उसने जो रचना की थी उस ग्रंथ के आधार पर श्री चक्रधर स्वामी ने भी बोलते कि हरे हरे गांव में जाकर उसकी नोंद की है। इसकी कल्पना करना, उसको ग्रंथ में लिखना बहुत ही बड़ी बात है। श्री चक्रधर स्वामी ने अपने चरित्र लेखन के लिए भी बहुत ही उत्तम ग्रंथ लिखा है। प्राचीन भारत स्थल कोश भी है, 1969 में लिखा गया। लिखने वाले व्यक्ति थे सिद्धेश्वर शास्त्री, उन्होंने कोश की रचना की, अपने देश के वैदिक साहित्य लिखे, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि व्याकरण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराने मध्य युग संस्कृति, शब्दकोश, जो फारसी, जैन, बौद्ध, ऐसे चीनी, ग्रीक, ये सभी भाषाओं के साहित्य को मिला के लिखा गया है। मतलब अपने देश का जो कोश है वो बहुत ही विस्तृत है, हर भौगोलिक स्थल के बारे में बताया गया। विश्वकोश महाराष्ट्र राज्य के पहले प्रमुख मंत्री है यशवंतराव चौहान, उन्होंने मराठी भाषा को ध्यान हम्म। देने के लिए, सम्मान देने के लिए महाराष्ट्र का साहित्य चालू किया गया है। बड़ा लक्ष्मण शास्त्री जोशी, ये उनके नेतृत्व में ये विश्वकोश निर्माण किया गया और इनका इतिहास रखा गया, उसकी नोंद बहुत ही जरूरी है।
भारतीय संस्कृति कोश महादेव शास्त्री जोशी ने लिखी गई है। उनका संपादन 10 खंड में तैयार किया गया है। भारत देश का इतिहास, भूगोल, अलग अलग भाषा, इसके बारे में, हर उत्सव क्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है संज्ञा कोश। ये इतिहास की संज्ञा बता रही है। समाज को समझने के लिए इसका उपयोग किया रहे, खास करके अभ्यासक को काम में आएगा। अभ्यासक इस कोश रचना का उपयोग करके उसका पूरा पूरा संधि ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। हर एक विषय के ऊपर इसका इतिहास देखने को मिलता है। हर एक विषय का इतिहास है इस कोश के अंदर। हर घटना का कोश, दिन विशेष का कोश, व्यक्ति विशेष का कोश, संज्ञा का कोश, स्थल कोश, ऐसे अलग अलग कार्य के कोश रखा गया है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने अपने पूरे इतिहास के बारे में देखा, भारत किस तरह से कोश काम आएगा और उसकी हर एक क्षेत्र में उपयोग पड़ने वाली है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 था, जिसमें हमने अपने पूरे इतिहास के बारे में देखा, उसको कैसे बचाना चाहिए उसके बारे में देखा। ठीक है। हम्म। हाँ। कोई डाउट है? नहीं।